कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज में मैं सेपियन सर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है भ्रूण पोष का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो भ्रूण पोष का निर्माण होता है, इंग्लिश में बोले तो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो त्रिसंलयन अर्थात ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप होता है। और ये जो भ्रूण पोष होता है ये विकसित हो रहे भ्रूण को नरिशमेंट या बोले तो सर पोषण प्रदान करेगा। आगे की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको तुरंत जो है त्रिसंलयन भी समझा देता हूं। देखो, एक नर युग्मक है, वो आपका संलयन कर लेता है दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ, मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जब एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन कर लेता है तो निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में आप सुनते होंगे PEN। और यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से आपका विकसित होता है भ्रूणपोष, बोले तो सर एंडोस्पर्म। अब जरा सा गौर करने वाली बात यह है कि जो नर युग्मक होता है वो आगुणित होगा। दोनों ध्रुवीय केंद्रक जब अलग अलग होंगे तो वो आपके बेटा आगुणित होंगे। तो ये N और ये देखिए आपके N और N मिलकर बेटा ये देखो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो बन रहा है ये आपका 3N है, बोले तो सर ये आपका त्रिगुणित है। और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष आपका विकसित हो रहा है तो ये भी आपका क्या होता है, त्रिगुणित अर्थात ट्रिप्लॉइड। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। आगे की बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। तो जो भ्रूणपोष होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा केंद्र की भ्रूणपोष या आप मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष में नाम सुन लेते हो। इसके अलावा कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केंद्र की भ्रूणपोष या मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। ठीक है, तो देखो यहां पास होता क्या है, यहां पास जो है ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होगा इसमें आप देख रहे होंगे लगातार विभाजन हो गया है। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है और ये देखो विभाजन करके लगातार बेटा यहां पास कई केंद्रक बन चुके हैं। और ये केंद्रक कहां की तरफ व्यवस्थित है, परिधि की ओर। और आप गौर करने वाली बात ये देखिएगा कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है इसमें केंद्रक का विभाजन तो हो रहा है लेकिन केंद्रक के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। मतलब यहां पास केंद्रक तो बार बार विभाजित हो रहा है लेकिन उसके तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। और जब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है बोले तो बेटा कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हो पाया। और इस वजह से आप देखो ये कई केंद्रक आपके परिधि की ओर मतलब बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और आपको यहां पास क्या मिलती है बेटा, रिक्तिका भी मिलती है। ठीक है, आगे क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणकोष के विकास में जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीछे बताया था शॉर्ट फॉर्म में PEN, वो बार बार विभाजित हो रहा था लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के बार बार विभाजित होने से केंद्रकों का तो निर्माण हो रहा था लेकिन आपका कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था। और इसी वजह से ये जो कई केंद्रक बन जाते हैं ये परिधि की ओर मतलब बाहर की ओर आपके भैया व्यवस्थित हो जाते हैं। भ्रूण कोश में आप देखोगे इस प्रकार के एंडोस्पर्म में आपको एक केंद्रीय रिक्तिका मिलेगी, बाद में यह रिक्तिका समाप्त हो जाती है एवं बहुत से जो केंद्रक आपके बने थे वो कोशिका द्रव में भर भी जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देखोगे कैप्सुला, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष में आपका बेटा कच्चे नारियल का जो पानी है, ठीक है, तो जो नारियल का पानी है वो भी आपका मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष में आता है, ध्यान रखिएगा। आगे की बात करेंगे, यह है आपका कैप्सुला। प्यारा सा चित्र कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष की सेलुलर एंडोस्पर्म की। अब यहां पास देखिएगा, यहां पास ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आपका विभाजन किया और विभाजन के बाद ही देखो कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो गया। यहां पास केंद्रक का विभाजन हुआ, आप देखो पहले यहां पास सर एक केंद्रक, आगे चलकर विभाजन हुआ 1 से 2, है ना, 2 से 4। तो ये केंद्रक का विभाजन होने के बाद आप देखो
कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो गया। आप देखो यहां पास भी केंद्रक का और विभाजन होता गया, कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता गया। तो जो कोशिकीय भ्रूणपोष है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में वो जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसके प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो रहा है। तो यही तो अंतर था हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष में। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में आपने क्या देखा था कि तुरंत केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण वहां नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पास देखो, यहां पास आपका जो कोशिकीय भ्रूणपोष है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो रहा है और इसके फलस्वरूप आपका ये बहुकोशिकीय भ्रूणपोष मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बन रहा है और ये आपको धतूरा में मिल जाएगा। और इसका बेसिक एग्जांपल भी आपने सुना होगा, जो नारियल में आपने गरी वगैरह देखी होगी, है ना। आप नारियल खाते हैं, नारियल में गरी खाते हैं, तो वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का उदाहरण है, ध्यान रखना उसको भी, ठीक है। और ये धतूरा अपने घरों के आसपास देखा होगा, कौन कौन धतूरा अपने घरों के आसपास देखा है मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे देखो, अब हमारा अगला आता है माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल भ्रूणपोष। इंग्लिश से बोलते हैं इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म या हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन हुआ, 1 से 2 हो गए, और देखो ये विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो गया। मतलब सर केंद्रक का विभाजन हुआ और विभाजन होने के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण भी हुआ। तो ये इस समय किसका लक्षण दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इस समय कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्योंकि सेलुलर एंडोस्पर्म में ही तो आपने देखा था कि केंद्रक विभाजन के बाद, मतलब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसके विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो रहा था। तो यहां पास भी सर वही है, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का देखो विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो गया। लेकिन सर आगे तो देखो, आगे तो देखो, आगे क्या हो रहा है सर जी? इधर देखो केंद्रक का विभाजन हो रहा है, लेकिन अब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। यहां पास देखो, पहले ये एक इसमें, आगे चलकर देखो ये केंद्रक का विभाजन हो गया, यहां भी हो गया, लेकिन अब केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण तुरंत नहीं हो रहा है। मतलब इस समय ये किसका लक्षण दिखाने लगा? इस समय भैया बताओ, इस समय ये आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, उसके लक्षणों को दिखाने लगा। मतलब ये जो हमारा माध्यमिक भ्रूणपोष है, इस प्रकार के भ्रूणपोष में आपको कोशिकीय एवं केंद्रकीय दोनों भ्रूणपोषों के मध्य की अवस्था दिख रही थी। आपने देखा ना, सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों के मध्य की अवस्था आपको इसमें दिख रही थी। जैसा कि आप देख सकते हो, सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों के बेटा अवस्था यहां पास आपको देखने को मिल रही है, दोनों अवस्थाएं यहां पास आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए बेटा तो इसका नाम पड़ गया था माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल भ्रूणपोष, ध्यान रखना, है ना। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोशिकीय एवं केंद्रकीय दोनों भ्रूणपोषों के मध्य या बीच की अवस्था आपको मिल जाएगी। और इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, उसमें देखा था ना, पहला विभाजन हुआ तो कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया था, परंतु उसके बाद केंद्रक विभाजित होता रहता है, लेकिन फिर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था। मतलब फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बेटा, है ना, दिखाने लगा था अवस्था को। और ये आपको मिल जाएगा बेटा किसमें? एरीमुरस में। और एरीमुरस अगर आप देखना चाहो तो ये देखो कैसा लग रहा है, सुंदर सुंदर से चित्र, ठीक है। यस, तो जल्दी जल्दी फटाफट बताते चलना भाई कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है, ओके। अब जरा सा एक प्यारा सा ये आप एचडी डायग्राम देख लो। ये जो एचडी डायग्राम है यहां पास आप देख सकते हो, ये आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल आपका एंडोस्पर्म। आगे की बात करते हैं। एक प्यारा सा आपका क्वेश्चन आता है, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं भैया एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश को और भ्रूण पोष को एंडोस्पर्म। मतलब एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म में अंतर। ये क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखना। चलिए फटाक से उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एम्ब्रियो सैक होता है, हम बात कर रहे हैं सर अपने पुष्पी पादपों की। तो जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, वो आपका क्या होता है? आगुणित। आगुणित मतलब हैप्लॉइड होगा।
लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो एंडोस्पर्म होता है वो त्रिगुणित होता है, मतलब ट्रिप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो सैक आपका बीजांड के अंदर मतलब ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, जबकि एंडोस्पर्म आपका बीज के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक में भोजन संचित नहीं होता है, जबकि एंडोस्पर्म में आपका भोजन संचित हो रहा था। आपने देखा भी था कि एंडोस्पर्म जो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा था, तभी तो इसमें भोजन संचित है। इसमें भोजन संचित होगा तभी तो पोषण प्रदान करेगा। अरे हाँ सर जी हाँ। आगे देखो, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है सक्रिय गुरु बीजाणु या फंक्शनल मेगास्पोर से। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसका चित्र भी दिखा दूंगा। लेकिन जो आपका एंडोस्पर्म है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना कि एंडोस्पर्म का निर्माण किससे हुआ था? त्रिसंलयन प्रक्रिया मतलब ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप। इसके अलावा जो एम्ब्रियो सैक है वहां पास आपको मिल जाएगी प्रतिव्यासंत कोशिकाएं, जिसको आप हिंदी भाषा में प्रतिमुख कोशिकाएं भी सुनते होंगे, और इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक में सहायक कोशिकाएं मतलब सिनर्जिड सेल मिल जाएंगी। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक में आपकी एग सेल मतलब अंड कोशिका, और आपको केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवी केंद्रक मतलब टू पोलर न्यूक्लियाई भी मिल जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। याद है ना, आवृतबीजी पादप मतलब पुष्पी पादपों में आपका एम्ब्रियो सैक है, तो आपको ज्यादातर बेटा कैसा मिलता है? 7 कोश की 8 केंद्र की, मतलब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये आपका एम्ब्रियो सैक की विशेषता है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसके अलावा जो भ्रूण पोष है मतलब एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म में आपको इस तरह की विशिष्ट कोशिकाएं नहीं मिलती हैं। अब एक प्यारा सा जो मैंने डायग्राम की बात करी थी, तो जरा सा यहां से ध्यान से देखो, ये है आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल। इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन और ये बन चुके हैं 4 आपके गुरु बीजाणु, मतलब आपके बन चुके हैं सर ये 4 मेगास्पोर। अब इस 4 मेगास्पोर में से क्या होता है? 3 मेगास्पोर आपके नष्ट हो जाते हैं, या बोलो तो बेटा 3 आपके गुरु बीजाणु, या हम हिंदी में बेटा दीर्घ बीजाणु भी बोल सकते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो केवल आपका एक ही गुरु बीजाणु या बोले तो बेटा दीर्घ बीजाणु, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेगास्पोर, वो सक्रिय रहेगा, वो क्रियाशील रहता है। तो केवल एक ही आपका है ना सक्रिय गुरु बीजाणु रहेगा। बोलो तो बेटा केवल एक ही आपका फंक्शनल मेगास्पोर बचा रहेगा। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यही फंक्शनल मेगास्पोर आपका आगे चलकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक। और ये कैसे बनता है इसकी भी मैंने आपको वीडियो बेटा बनाई हुई है, आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। फिर बेटा ये जो आपका भ्रूण कोश है, आप गौर से देखो, इस भ्रूण कोश में आपको ये बेटा है ना निभाग की ओर आपको भ्रूण कोश में, ये आप देख रहे हो, ये भ्रूण कोश मतलब मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है, एम्ब्रियो सैक की संरचना है। और इस एम्ब्रियो सैक में आप देखोगे निभाग की ओर आपको प्रतिमुख कोशिकाएं मिलेंगी। कितनी मिलती हैं? 3। इसके अलावा आपको बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं मिलती हैं, जिसमें आप 2 को बोलते हो सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल, और ये वाली जो लंबी सी होती है इसको आप बोलते हो अंड कोशिका मतलब एग सेल। और ये देखो आपको केंद्र में पाई जाएगी बेटा केंद्रीय कोशिका, और इस केंद्रीय कोशिका में आपके क्या है? 2 ध्रुवी केंद्रक। अब जरा सा आप इसको काउंट कर लो, 7 कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी। 1 2 3 4, ये केंद्रीय कोशिका होगी ना बेटा, एक ही केंद्रीय कोशिका है, उसमें 2 ध्रुवी केंद्रक है, तो केंद्रीय कोशिका 1 है, तो 1 ये हो गई, 3 और 1 है ना बेटा, एक केंद्रीय कोशिका, तो 3 और 1 4 5 6 7, तो 7 कोशिकी है ये। और केंद्रक भी गिन लो, एक केंद्रक एक केंद्रक एक केंद्रक, 3 केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक 2 होते हैं, 3 2 5, एक केंद्रक इसका एक केंद्रक इसका, 5 2 7, और एक केंद्रक आपकी अंड कोशिका में, हो गया ना 8। 7 कोश की 8 केंद्र की, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 कोश की 8 केंद्र की। और जरा सा यह भी ध्यान रख लेना कि ये जो आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिव्यासन कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, ये आगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये जो सिनर्जिड सेल है ये भी आपकी आगुणित होती हैं, अंड कोशिका ये भी आगुणित होती है, और दोनों ध्रुवी केंद्रक आपके अलग अलग हैं, तो बेटा वो भी आगुणित होते हैं। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा
सेशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप सब लोग अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।